नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अब इस वीडियो में हल करेंगे हम प्रश्न संख्या 2 का से, ठीक है। और ये सेट है 7 2022 का। इसके पहले हम 6 तक पूरे के पूरे कंप्लीट करवा चुके हैं। तो देखते हैं इसका सवाल नंबर पहला से 7 2 का से। तो एक काम आप लोग कर सकें तो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर सवाल कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 बराबर 0 के मूल समान है। यहाँ पर मूलों के समान होने की बात की है। तो जब भी मूलों के समान हो, मूलों की यानी कोई भी प्रकृति दिए हो, तो सबसे पहला काम हमें जो समीकरण दिए हैं वो लिखना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात समीकरण हमें क्या दे रखे हैं के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 बराबर 0, यही तो दे रखे हैं, लिख लिया। अब यहाँ पर कहा है इसमें के का मान ज्ञात करना है और इसके जो हमें दिए हैं मूल समान है। तो जब भी मूल समान हो और उनमें से हमें किसी का मान ज्ञात करना हो, कोई अचर दे रखे हो, चाहे जैसे के ओ पी ओ क्यू हो, कुछ भी हो, तो हम ए बी सी के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर ए का मान कैसे निकलेगा, ये देखो। तो ए का मान जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो ए का मान होता है, तो यहाँ पर के है। बी का मान एक्स का गुणांक होता है तो वो हो जाएगा यहाँ पर बी बराबर 20, और सी बराबर होता है जो भी अचर पद हो, यानी जिसके साथ कोई एक्स वाई वगैरह ना लगा हो। तो जैसे यहाँ पर 25, ये सी हो गया, ठीक। तो अब जब भी मूल समान हो तो विविध कर का मान जो होता है ना वो हो जाता है 0। तो यहाँ पर ये चीज हम दिखाएंगे, चूंकि मूल समान है, ठीक, इसलिए विविध कर यानी डी बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी विविध डी को होता है 0 विविध कर, ठीक। तो डी का मान क्या है 0 के बराबर होगा, ठीक। तो ये हम लिख देंगे, यहाँ पर होगा डी होता है विविध कर। तो डी का मान होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके 0 के बराबर होगा। तो रख दो मान, बी का मान यहाँ पर क्या 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या के, और इंटू सी का मान है 25, बराबर किसके 0 के। 20 का वर्ग होता है 20 विषम 400 माइनस 25 चौको 100 के इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करो, 400 के इधर पे तो इधर बचेगा माइनस का 100 के इज इक्वल टू माइनस के 400। पक्षांतर करने में चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस माइनस ये कट गए, तो यहाँ से के बराबर 100 के फिर से लिख दिया। तो के बराबर 400 बटे कितना आ जाएगा 100, 0 0 कट गए, तो यहाँ से के का मान कितना आ गया 4। और ये 1 नंबर का सवाल था और ये इसका आंसर हो गया। और ये जो पहला सवाल है ना, पहला दूसरा एक एक अंक के होते हैं, तो दूसरा सवाल अति लघुत्तरी होता है। इससे भी यदि हम शॉर्ट तरीके से कर सकते थे तो वो चल जाता, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब इसका करेंगे दूसरा नंबर सवाल हल। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का खा। 2 का खा में क्या है, कह रहा है चित्र में डी समांतर बीसी, यानी ये हमें दे दिया है बी डी बराबर 10.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम है हमें ये समांतर दे ही रखी है और बी डी बराबर 10.8, तो बी डी कहाँ से, ये माप है। तो देखो 1 नंबर का सवाल है, ज़्यादा समय इस पे लगाने से कोई फायदा नहीं, तो यही हम लिख लेते हैं 10.8, ठीक, 10.8। फिर ए ई बराबर 2.7, तो ए ये है, ये हमें दे रखे हैं 2.7, ठीक। फिर सी ये वाली भुजा 8.1, तो कहा ए डी ज्ञात कीजिए। ए डी ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क, ठीक। इतना हमने शो कर लिया। अब बचा हल करने को, तो हल करते हैं। हल में हमें क्या पता, बी डी समांतर बी सी, ठीक है ना। चूंकि ये चीज देखो डी ई समांतर बी सी है,
तो जब डी समांतर बीसी है, यानी ये भुजा और ये समांतर है, तो इसमें हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कहें, यहीं लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या होती है, यदि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, ये तो थेल्स प्रमेय होती है। तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसलिए ए डी, तो ये हो जाएगा ए डी बटे बी डी। तो ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, चलो कर देते हैं ई सी या सी चल जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या दे रखे हैं, ई सी लिखे हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब देखो ए डी का मान तो पता ही नहीं है, तो हमने नहीं रखा, बटे बी डी का दे रखा है 10.8 बराबर ए ई का है 2 दशमलव कितना है, ये है 7 बटे सी का है 8.1। अब हम क्या करें, देखो ये संख्या दशमलव से दशमलव हमने उड़ा दिया, तो 27 से कम 27, 27 तय कितना होता है 81। अब इसका इधर गुणा करा लो, यानी ए डी का मान कितना, तो इसको इधर गुणा करा दो, तो एक बार में कटा है ना, तो यहाँ से ए डी बराबर इसका इधर गुणा 1 में हो जाएगा, तो 10.8 बटे कितना रहेगा 3, 3 से कर दो डिवाइड, तो देखो 3 तिरका 9, दशमलव लगाया दशमलव लगाया, 3 तिरका 9, 1 बचा ना, तो ये कितना हो गया 3 18, यानी यहाँ से ए डी बराबर आ गया 3.6। और ये सब माप में सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर हम लिख देंगे। एक नंबर का सवाल है, ज़्यादा हमें लंबा खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब अगला नंबर देखेंगे। अब देखो अगला नंबर कह रहा है यदि कासेक थीटा बराबर 13/5 है तो काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, कासेक थीटा बराबर 13/5, ठीक। तो अब पहला काम हमारा एक चित्र बना लेना, नाम दे दो इसको ए, इसको बी, इसको सी। और ट्रिग्नोमेट्री ऊंचाई और दूरी या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री हो समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। तो अब यहाँ पर समझिए हमें क्या दिया है, कासेक थीटा बराबर, तो कासेक थीटा यानी ये, तो देखो कासेक ये होता क्या है, साइन का उल्टा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो, लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा ना। तो हम लिख लेते हैं कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा। तो कर्ण क्या होगा, कर्ण हो जाएगा 13 और ये हो गया 5, ठीक। अब हमें ये आधार ज्ञात करना है, ठीक। वैसे ये आ जाएगी 12 भुजा, लेकिन अब मान लो आपको नहीं पता है तो क्या करें, तो हम निकालना बता देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ही हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जब पाइथागोरस प्रमेय लगाया ना, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से ये बीसी का मान निकल आया 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब देखो सवाल में क्या कहा है, तो सवाल में कहा था काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो काट थीटा बराबर क्या होगा, तो अब देखो काट थीटा बराबर क्या होता है, अब देखो tan थीटा लंब बटे आधार हो, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा ना, आधार बटे लंब, यही तो होगा। तो अब यहाँ देखो आधार क्या है BC और लंब क्या है AB, तो BC 12 आ गया, तो ये आ जाएगा 12/5, यही सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब देखेंगे हम अगला नंबर। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 का घा, नहीं 2 का घा। यहाँ पर सवाल जो है वो कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर 8 समान आकार की छोटी ठोस गेंदें बनाई गई हैं, प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो एक चित्र बनाया, मतलब ये एक वृत्त है, ये वृत्त क्या है मतलब गोला है, क्योंकि वृत्त तो ऐसे बना नहीं सकते, ठीक। इस गोले को पिघला करके 8 इस आर त्रिज्या वाली गेंदें छोटी छोटी बनाई गई हैं, ठीक है ना।
तो कहा है इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यही तो कहा है ना, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु को एक ठोस गोला को पिघलाकर, यानी इसको पिघलाया गया है। पिघलाने के बाद 8 इस यानी 8 त्रिज्या की छोटी छोटी गेंदें बनाई गई हैं। तो इसकी हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है इस गेंद की। ठीक, तो अब जब भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाए तो उसका केवल याद रखिए कि क्या बराबर होगा, तो उसका बराबर होगा सदैव आयतन। तो हम क्या करें, दोनों को आयतन का बराबर करा देते हैं। ठीक, तो लिखने में के लिए हम क्या लिखेंगे, ये बड़ा गोला और ये छोटी गेंदें हैं। ठीक है, तो इन्हीं को बराबर करा देंगे। तो यही तो होगा ना, अब बड़े गोले का आयतन बराबर 8 इंटू छोटी गेंदों का आयतन। अब जिनका मान दे रखा है मान रख दो। तो देखो बड़े गोला की त्रिज्या क्या आर कैपिटल माने है ना, तो ये हो जाएगा 4/3। तो अब रख देते हैं मान। तो देखो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3। अब ये देखो बड़ा गोला, बड़े गोला की त्रिज्या क्या आर माने है ना, तो ये आ जाएगा आर यानी पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक, बराबर 8 छोटे गोलों का आयतन, तो ये क्या हो जाएगा, तो रख देते हैं मान। ये 8 इंटू, क्योंकि 8 गोले हैं ना, एक गोले का आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है ना, तो देखो 4/3, 4/3 कटा पाई से, ये पाई कटा। ठीक, अब आर क्यूब, तो आर का मान देखो यहाँ पर कितना दे रखा है, 8, कैपिटल आर का मान 8 है ना, तो इसको हम 8 × 8 बराबर इधर 8 ये है इंटू आर, आर क्यूब एज इट इज, एक 8 से इसको काटा। ठीक, तो अब इनका करा लो गुणा, 8 × 8 = 64 बराबर स्मॉल आर क्यूब। तो अब देखो 64 किसका घनमूल होता है, 4 का, तो यहाँ से हम 4 बराबर स्मॉल आर, दैट इम्प्लाइज यहाँ से आर बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी यही आगे इसका आंसर। ये छोटी त्रिज्या यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या आ का आंसर हो गया। तो हालांकि ये हम काले पेन से ऐसे लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या आर बराबर 4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से दूसरा प्रश्न जो है पूरा का पूरा समाप्त हो गया। अब चलते हैं, जब कर रहे तीसरे प्रश्न में, तो तीसरा प्रश्न हम यहीं भूल से लिखने जा रहे थे, फिर देखा अरे ये तो प्रश्न खत्म हो चुका है। तो अब यहाँ न लिख करके हम ये जो तीसरा प्रश्न है अगले पृष्ठ पर करेंगे, क्योंकि इतनी जगह छूट रही है कोई मायने नहीं रखती, और छूटती होती तो कर देते। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 का 3 का में देखो कहता क्या, का मतलब का क्या है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल करने के लिए यानी प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहला काम है, हमने क्या किया, माना 2 - √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ हमें सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय, तो ठीक इसके उल्टा ही मानते हैं, यानी अपरिमेय। ठीक, अपरिमेय को सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेते हैं। तो अब हमें एक कंडीशन पता होती है कि परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं तब 2 - √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, ये हो जाएगा। अब एक चीज समझो, यहाँ P व Q क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। अब देखो हमने मान लिया जहाँ P व Q सहभाज्य पूर्णांक है, वह Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, यानी Q का मान 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 होगा तो पूर्णांक तो होगा, लेकिन वो फिर उसका मान अनंत होगा ना, तो इसलिए ऐसा हम नहीं करते। ठीक, तो अब क्या करो, यहाँ से हम एक काम करते हैं, 5 को इधर भेजते हैं, इनको इधर ले आते हैं। तो इसको जब इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 2 - P/Q इज इक्वल टू √5, ये हो जाएगा। भाई बस पक्षांतर कर दिया, इतना आ गया। तो अब इनका ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2Q - P/Q इज इक्वल टू √5। अब एक चीज देखो, ये हम जान रहे P/Q के रूप में, ये तो परिमेय संख्या, और जबकि ये एग्जैक्टली अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, जो कि और बराबर है यहाँ पर, तो ये विरोधाभास है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, चूंकि 2Q - P/Q एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है कि नहीं, यहाँ पर ये वाली बनेगी। ठीक, ये समझिए। अच्छा, विरोधाभास क्यों, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर
नहीं हो सकते, तो इसलिए ये विरोधाभास है। और यहाँ पर बराबर है। तो अब जब विरोधाभास है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये परिमेय न होकर के क्या होगा, अपरिमेय ये तो होगी पूरी की पूरी ये संख्या। तो हम कह सकते हैं इसलिए 2 माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। बस ये बात बन गई। तो अब अगला नंबर, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का खा। 3 का खा जो कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, कोण ज्ञात कीजिए। तो चलो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना, अच्छा देखो इसको हम एक्स वाई करके भी मान लेते हैं और दूसरे तरीके से भी मान लेते हैं। हालांकि तो यहाँ पर हम क्या करें, एक्स वाई ना करके हम मान रहे एक एक्स और दूसरा पहले यानी बड़ा और छोटा कोण मान ही लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है संपूरक। संपूरक का अर्थ होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो। तो यहाँ पर हम क्या क्या कर रहे हैं, तो हमने माना छोटा कोण बराबर एक्स। तो अब देखो बड़ा कोण क्या है, कह रहे हैं दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, यानी 36 अंश ये छोटा है तो इससे बड़ा जो है ना 36 ज्यादा है, तो एक्स प्लस 36 अंश हो जाएगा ना। तो हम लिख लेंगे बड़ा कोण बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 36 डिग्री, यही तो हो जाएगा एक्स प्लस 36। तो अब देखो अब यहीं से हम कर सकते हैं कोण ज्ञात किया है, कोण पूछा है तो कर देते हैं प्रश्नानुसार। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या है, दो संपूरक कोणों में छोटे कोण का बड़ा 36 है, कोण ज्ञात किए। तो अब एक कंडीशन होती है, संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम यहीं से लिख सकते हैं एक्स प्लस 36 बराबर 180 अंश। ठीक, ये कंडीशन होती है। तो एक एक दो, तो 2x प्लस 36 बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। 36 को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 2x बराबर 180 माइनस का 36। तो यहाँ से 2x बराबर लेस कर दो, 10 में 6 गए बचे 4, 8 में 3 गए, 8 में यानी यहाँ 7, 7 में 3 गए बचे 4, और इधर 1 है तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ से x बटे यानी x बराबर 144 बटे 2, 2 से डिवाइड कर, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, तो ये x बराबर आ गया 72 अंश, यानी छोटा कोण आ गया 72 अंश। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक छोटा कोण x आ गया, अब बड़ा कोण क्या होगा, तो हम यहीं पर लिख सकते हैं ना, अतः छोटा कोण बराबर क्या माना, x बराबर 72 अंश हुआ। इधर बड़ा कोण लिखे दे रहे, बड़ा कोण बराबर x प्लस 36 था ना, तो x 72 और 36 कितना हो जाएगा 108 अंश। यही हो जाएगा सवाल का आंसर। हालांकि उत्तर में केवल एक कोण ही दे रखे हैं, ये देखिए 72 अंश। ठीक है ना। तो ये 72, लेकिन हमें दोनों कहा है तो दोनों ज्ञात करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो अगला सवाल है वो क्या कहता है, वो कह रहा है बिंदु -4, 6 बिंदुओं -6, 10 और 3, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी हमें अनुपात ज्ञात करना है, कुल करके ये मान लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींच दिया, ये एक रेखाखंड होगा, इसमें कौन से बिंदु हैं, कह रहा है बिंदु -4, 6, यानी ये बिंदु है -4, 6, ये बिंदु किसको -6 और 10 को, यानी -6, 10, और किसको 3, -8 को, तो ये 3, -8, इसको मान लो ए, इसको मान लो ये बी, और ये कोई बिंदु होगा पी। कह रहा किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसका मतलब है इसको मान लो m, इसको मान लो n। ठीक,
m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। तो जब भी अनुपात में विभाजित करने को पूछे तो a के जो निर्देशांक हों उनको मान लो x1, दूसरे को y1, इसको फिर b वाले को x2 और उसको फिर y2, x2 y2, ठीक, और इसको x, y करके इस तरीके से मान लेंगे। तो जब भी बिंदुओं को कहे जोड़ने वाले को निर्देशांक, तो सूत्र इसमें याद रखिए। सूत्र क्या होता है? तो सूत्र ये होता है, दो बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 को मिलाने वाले नहीं को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x y बराबर क्या होते हैं? m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n, कामा m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n, ये सूत्र होता है। तो इसी में क्या करेंगे? मान रखते हैं। अब देखो x y के मान क्या होंगे? x का मान ये आएगा -4 और y का आएगा 6। तो हम चाहे इसको इसके बराबर करें या 6 को इसके बराबर करा लें, तो जो आप समझें उसको करा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करें? 6 को बराबर करा रहे हैं, इसलिए 6 बराबर हम आ जाएगा m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n। 6 का मान अच्छा 6 तो यही है, 6 बराबर m का मान यहाँ पर क्या है? अच्छा पता है नहीं है, m इंटू y2, चलो y2 का मान दे रखे यहाँ पर -8, ठीक है ना, क्योंकि 6 के बराबर कर रहे हैं, प्लस n y1 का मान क्या है? 10 अपान m प्लस n। तो अब m प्लस का इधर 6 में गुणा, तो 6 का m में, तो 6m प्लस का 6n इज इक्वल टू -8m प्लस 10n। अब m वाले पद एक तरफ लो, तो देखो इसको इधर ला रहे हैं, तो ये 8 6 14, तो ये 14m हो जाएगा, और 6 को इधर भेज दो तो 10 में से 6 घट जाएंगे तो बराबर बचेगा कितना? 4n बचेगा। तो अब n को इसके बट्टे ले आओ, तो m अपान n बराबर कितना आ जाएगा? ये 4/14, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, तो ये m अनुपात n बराबर 2:7, बटे को अनुपात में कन्वर्ट किया जाता है। तो यही इसका हो गया आंसर, और हमसे यही अनुपात ही तो पूछा था, जो कि आ गया। यहाँ पर जो अब अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 3 का घात क्या कहता है? देखिए, करें यदि कास a माइनस बी बराबर √3/2 और साइन a प्लस बी बराबर √3/2 और एक रिस्ट्रिक्शन दे रखा है, यानी 0 इज लेस देन a प्लस बी इज इक्वल टू आर लेस देन 90 डिग्री, और a इज ग्रेटर देन b, तो a और b ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या है, ये 0 का मान होगा वो सदैव a प्लस बी से छोटा ही रहेगा इस सवाल की कंडीशन में, और यानी a प्लस बी है, या तो वो 90 के बराबर हो सकता है, ठीक, या 90 से a प्लस बी का मान छोटा होगा, और a जो है वो b से बड़ा है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए, ये कंडीशन कह दी। तो अब हमें इसको हल करना है। तो हल करने के लिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई सब सेट में पूछा गया। तो देखिए, हम सबसे पहले जो हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। कास ए माइनस बी बराबर कितना है? √3/2। तो हमें दे रखा है कास ए माइनस बी बराबर √3/2, ये है। तो अब देखो, कास में √3/2 मान किसका होता है? कास 30 का होता है, तो हम रख देंगे कास ए माइनस बी बराबर कास 30, कास से कास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 अंश। ये समीकरण 1 दे दिया। अब आगे क्या दे रखे हैं? हमें दे रखा है ए साइन a प्लस बी बराबर √3/2, तो ये भी लिख लो, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी बराबर √3/2। तो अब देखो, साइन में √3/2 मान किसका होता है? 60 का होता है, तो हम लिख देंगे साइन a प्लस बी बराबर साइन 60, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? 60, समीकरण 2। अब क्या करो, समीकरण 1 व 2 को हल कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो चलो हल कर लेते हैं। पहला दे रखे हैं a माइनस बी बराबर
नहीं 30 है। वाह। दूसरा ए प्लस बी बराबर 60 अंश। अब देखो इसमें अगर हम बी के गुणांक देखें समान भी हैं और चिन्ह भी समान है तो जोड़ने पर बी भी कट जाएंगे ना, तो हम लिख देते हैं जोड़ने पर, तो ये जोड़ने पर कट जाएंगे तो एक एक दो, ये 2a बराबर हो जाए 30 60 90। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 90/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक, तो यहाँ से a बराबर आ गया 45 अंश। a का मान 45 अंश आ गया। अब क्या करते हैं, ये जो a है, a का मान हम क्या करें, चाहो तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, जिसमें इच्छा उसमें रख दें। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 में नहीं 2 में रख के दे रहे हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 2 में रखने पर वही लिखा। तो समीकरण 2 है a प्लस बी बराबर कितना 60 अंश। तो a का मान 45 है तो यहाँ रख दो 45 प्लस बी बराबर 60 अंश। तो 45 को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा b बराबर 60 माइनस 45। तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 15। ठीक, तो हमसे क्या पूछा था, a और b ज्ञात कीजिए ना, तो हम लिख सकते हैं अतः a बराबर 45 कामा b बराबर 15। यही हो गए इस सवाल के आंसर। ठीक, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। और जो चौथा सवाल है वो भी प्रत्येक अंक सवाल 2 अंक का होगा। तो इसमें देखो क्या कह रहा है पहले में यूक्लिड राजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 165 और 255 का मासा ज्ञात कीजिए, यानी मासा हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। और कैसे, आप गुणनखंड विधि से ना एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हल करने में हम क्या लेंगे, 165 और 255 है तो लिख लो 165 इज लेस देन 255। अब इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, तो देखो मासा ज्ञात करना है। ठीक, मासा हम एल्गोरिथम का प्रयोग करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 165 से 255 में करेंगे भाग। ठीक, तो यही काम करते हैं। तो इधर हम लिखेंगे 255 और भाग दे रहे 165 से। ठीक, यहाँ से देखना, अब भाग देने का मतलब है कि 165 से 155 में भाग दो। ठीक, तो कितने बार जाएगा, केवल एक बार जाएगा, तो एक इधर और 165 रहेंगे। अब घटा दो, कितना बचा 0, 15 में 6 गए 9, इधर 1 में। ठीक, तो ये आ गया। अब ये प्रक्रिया हम कब तक अपनाएंगे, तब तक अपनाएंगे जब तक कि 0 ना आ जाए, यानी शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 255 को भाग दिया, यानी रूल हुआ ये अपना भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, वो नियम यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर भाज्य क्या है, 255 है ना, तो 255 बराबर कितना आएगा, 165 इंटू भागफल क्या है 1 और प्लस शेषफल कितना आया 90। यहाँ आर का मान 0 आया नहीं आया, तो आर इज नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक, अब जब आर का मान यानी 0 नहीं आया रिमाइंडर, तो इसी प्रक्रिया को आगे और बढ़ाएंगे। अब आगे किसका होगा, यानी 190 से अब 165 में भाग देंगे, तो 165 करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब 9 का भाग दो, इसमें कितने एक है आ जाएगा ना, फिर 90 एकम 90 लेस कर दो 5, 16 में 9 गए, 16 में 9 गए, बच गए 7। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, 165 बराबर 90 यानी भाजक इंटू भागफल, भागफल क्या 1 प्लस शेषफल कितना 75। ये अब देखो अब क्या होगा, अब 90 में भाग देंगे 75 का से, तो इधर लिखेंगे 90। हाँ, यहाँ आर इज नॉट इक्वल टू 0, आर का मान 0 नहीं है, तो इसलिए ये प्रक्रिया आगे और बढ़ाएंगे। ठीक, अब क्या करो, कितने बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा, तो इधर लिखेंगे 75, घटा दो कितना बचा 15। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 90 बराबर 75 इंटू 1 प्लस का 15। तो यहाँ भी आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब 15 का भाग किस में 75 में देंगे, तो 75 कितना बार जाएगा, 15 पना 75 5 बार, यानी इधर 75 आ गया, 0 आ गया। यानी अब हम लिखेंगे 75
बराबर कितना 15 इंटू 5 प्लस 0, यानी r का मान 0 आ गया। तो r का मान 0 आ गया, तो इसलिए ये 0 किससे भाग देने पर 15 से। तो अतः हम कह सकते हैं अतः ये जो संख्याएं थी हमारा 165 और 255, इनका मासा क्या होगा, ये 15 ही होगा। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है, चूंकि r इज इक्वल टू, या यहाँ r इज इक्वल टू 0 है, इसलिए HCF, तो जिस संख्या से भाग देने पर फाइनली रिमाइंडर 0 आ जाता है, वही हो जाता है इसका मासा। तो बस ये सिंपल सा मेथड होता है, ठीक। तो अब अगला नंबर इसका देखेंगे क्या कहता है उसमें। तो अब देखते हैं अगला नंबर सवाल, यानी प्रश्न संख्या 4 का खा। 4 का खा जो है यहाँ पर देखिए क्या कहता है। तो यहाँ पर देखो कहा है कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 1, 2, 0, 0 तथा x, y संरेखीय हैं, यानी संरेखीय हैं, यानी एक ही रेखा पर ये लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो तब हमें इसका x और y में संबंध ज्ञात करना है। तो अब ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, जो ए के बिंदु निर्देशांक होते हैं उनको x1 y1, बी वाले को x2 y2, सी वाले को x1 y x3 y3 मान लेते हैं। तो अब देखो, जब भी बिंदु संरेख हो, तो संरेख होने के लिए प्रतिबंध क्या होता है, जो ऐसे स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या हो जाता है, 0 होता है, क्योंकि इससे पता ये त्रिभुज बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बन सकता, ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 1/2, ठीक है। 1/2 को हम 0 बटे लाए तो छोड़ दो, उसको हम छोड़ ही दे रहे हैं, सीधे क्या करते हैं, ये संरेख होने के लिए एक प्रतिबंध होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 इंटू, नहीं, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये होता है, रख दो मान, x1 का मान क्या 1 इंटू y2 का मान है 0 माइनस y3 y प्लस x2 का मान 0 y3 y माइनस y1 2, फिर प्लस x3 का मान x है इंटू y1 2 माइनस y2 0 इज इक्वल टू 0 है। अब 1 का गुणा 0 में तो 0, और फिर y में तो ये माइनस का y हो जाएगा, प्लस अब 0 गुणा चाहे जितनी संख्या क्यों ना लिखे हो ब्रैकेट के भीतर, सब कुछ 0 हो जाता है, तो 0 प्लस 1 इसका गुणा 2 में तो 2x, ठीक। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, y माइनस का है ना, तो इधर क्या 2x बचेगा, तो हम लिख सकते हैं 2x बराबर y। तो यही हमारा हो गया, जो x और y का संबंध था ना, तो यही आ गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 का गा। 4 का क्या गा, यहाँ पर क्या करें, 2 cot 15/10 75 माइनस 2 sin 30 इंटू cot 45 इंटू 660 का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या है, सवाल लिख लेंगे। सवाल जो हमें दे रखा है, दिया है 2 cot 15/10 75 माइनस 2 sin 30 cot 45 इंटू 660, इनका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले इनमें से किसी एक, क्योंकि इनके मान सारणी में तो होते हैं ना, इनको किसी मतलब सेम में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए किसी एक को 90 माइनस थीटा में बदले लेते हैं। तो 2 cot 15 लिखा रहे हैं इंटू, इसको लिख लो 10, 90 में से कितना घटाएंगे 75 में, तो 10 90 माइनस हम 15 कर दें, ठीक। और माइनस 2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2 शायद, ठीक, यही होता है, ठीक है ना। माइनस
अच्छा माइनस नहीं, ये गुणा है। 10 काट 75 का मान होता है 1, अरे काट 45 का मान 1 इंटू सेक 60, यानी सेक देखो कास का उल्टा होता है, किसका? कास का 1/2 होता है ना, तो ये आ जाएगा 1/, तो कास बराबर क्या होता है 2, ठीक है ना। कास 60 का मान 1/2, तो इसका 2 हो जाएगा ना, तो सीधे 2 रख देते हैं, तो इससे तो ये कटा। अब देखो ये आ जाएगा 2 काट 15 अपान 10/91 में थीटा होता है काट थीटा, तो काट ये 15 आ गया, माइनस का 2 एकम 2, 1 बचेगा नहीं, 2 रहेगा, 2 गुणा 1 2 आएगा, तो ये कट गए, तो इधर कितना बचा 2, तो 2 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 0, यही इसका हो गया आंसर। ठीक, तो इस समय थोड़ा हम दुकान में बैठे हैं, वही वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा इधर उधर की बातें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, ठीक है, तो उनको ध्यान ना दें, आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दें। अब देखते हैं अगला सवाल, यानी प्रश्न संख्या 4 का घ नंबर देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है वर्ग अंतराल निम्नलिखित बारंबारता का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरीके से कि हमें सारणी दी है, इसी सारणी के माध्यम से बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए जब भी आंकड़े वर्गीकृत हो, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, सूत्र ये होता है बहुलक बराबर एल प्लस एफ माइनस एफ वन अपान टू एफ माइनस एफ वन माइनस एफ टू, ये सूत्र है इंटू एच। तो यानी हमें एल और एफ वन और एच के इनके मान पता होने चाहिए। तो इनके मान कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए, सबसे पहला मान बहुलक वर्ग हम कहाँ से निकालेंगे, तो बहुलक वर्ग वो वर्ग होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बारंबारता की बात करें सबसे अधिक, तो ये इसकी होगी, इसकी सबसे अधिक बारंबारता, तो इसलिए यही बहुलक वर्ग के ठीक सामने वाली जो बारंबारता उसको क्या मान लिया जाता है एफ, इसके ऊपर ये होता है F1 और नीचे हो जाता है फिर F2, ये हो गया। तो यहाँ से बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग बराबर ये आ जाएगा 3 से 5, ये बहुलक वर्ग हो गया। अब F हम निकाल ही चुके, और H क्या होगा, H बराबर बहुलक वर्ग में जो है ना उनके बीच का अंतर, जैसे सबके बीच का अंतर देखो कितना 3 3 है ना भाई, 0 से 3, 3 से 5, 5 से 7, ठीक है, 7 से 9, 9 से 11, तो सबसे सबके बीच का यदि अंतर हम जो कॉमन अंतर अगर देखें तो वो कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम एच बराबर 3 लिए लेते हैं, अब है ना 0 से 3, तो अब देखो क्या करेंगे, बहुलक बराबर सूत्र जो होता है, सूत्र हम रख देते हैं एल, एल का मान यानी जो बहुलक वर्ग होता है ना उसकी लोअर लिमिट होती है, तो एल बराबर यहाँ पर आ जाएगा, ये हम लिखे ले रहे एल बराबर लोअर लिमिट कितना है 3 है, तो 3 आ जाएगा। तो बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, ये होता है, तो इसी में अब हम मान रख देंगे, तो ये आ जाएगा, तो बहुलक बराबर एल, एल का मान कितना है 3 प्लस एफ, एफ माइनस एफ कितना है 8 है, माइनस F1 6 है अपान 2 एफ, तो 2 इंटू एफ का मान कितना है 8 माइनस F1 6 माइनस F2 2 इंटू एच कितना है 3, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 8 में 6 गए, बचा कितना 2 बटे 8 दूना 16, 16 में 6 2 8, 8 घटा दो तो 8 है बचेंगे इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, ठीक है ना, 2 चौको 8। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखिए, अगर हम ये देखें
सबके बीच का, इनमें 3 5 में 3 घटा 2 बचा 7 में, तो सबके बीच का अंतर 2 आ रहा है ना कि 3। ठीक है ना, तो हम 2 रखेंगे यहाँ पर 2, एल बराबर 2 आएगा। एल बराबर एल बराबर तो 3 ही रहेगा, एच बराबर 2 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 ही रहेगा। तो अब क्या करें, ये 3 प्लस 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी यह 3 प्लस 0.5, तो ये कितना आ जाएगा 3.5, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, तो बस इस सवाल में इतना ही, बाकी मतलब इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो सवाल होंगे वो अगले वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और लाइक भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।